अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर तहे दिल से खैर मकदम है। साथियों, आज हम लोग जिस मौजू को लेकर के आए हैं बहुत ज़बरदस्त मौजू है और हम जिस बात को लेकर के आपके सामने आज हाजिर हैं, आप बिल्कुल अपने बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे। बिला देर किए हम चाहेंगे कि हम अपने इस वीडियोस को स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरी बात यह है कि जब भी आप वीडियोस को देखने के लिए बैठें तो अपने आप में तहैया कर लें कि मेरे आसपास कोई भी आदमी नहीं हो। आप अकेले में हो, आप बिल्कुल अपने बंद कमरे में बैठें, कॉपी लेकर के रहें, कलम के साथ बैठें, जिससे कि जो भी चीज नोट आउट करने की बात आएगी आप उसको बखूबी तरीके से आप उसको नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपका नोटबुक भी तैयार होगा और फिर जब सुनेंगे आप तो वो चीजें आपके जहन में जाकर के बैठ जाएगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। साथियों, आज हम लोग जिस मौजू को लेकर के आए हैं वो नज्म की दुनिया में है। मैंने पहले ही कहा कि जो बिहार गवर्नमेंट का निसाब है हर महीने का, तो मेरा भी ख्याल यही है कि क्यों ना हम हर महीने में जो जो चीजें, जैसे अभी जून का महीना चल रहा है, तो जून के महीने में बिहार गवर्नमेंट का जो 12वीं क्लास का निसाब है, हम चाहते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ें। कुछ अफसाने हुए हैं, है ना, कुछ मजमून हुए हैं और कुछ नज्म भी होना है, फिर कसीदा कारी भी होनी है, फिर इसके बाद खतूत नवेशी भी होना है, फिर उसके बाद जो है मजमून नवेशी भी होनी है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको, हम चाहते हैं कि उस महीने में यानी जून के महीने में जो बिहार गवर्नमेंट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको लेके चला जाए। हम आपको जून के महीने में क्या क्या चीजें पढ़नी है हम उसके बारे में सोच रहे हैं। एक वीडियो ला करके एक दो रोज के अंदर में आपको बता दिया जाए कि जून के महीने में क्या क्या चीजें पढ़नी है और जुलाई में क्या क्या चीजें पढ़नी है, जिससे कि आपको भी परेशानी नहीं हो कि हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। और बस हर महीने आप चलते जाएंगे, धीरे 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 करके वो सारा वीडियोस आप सारा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और आप बिल्कुल अच्छी खासी आपको तैयारी हो जाएगी। आज हम लोग जिस चीज को लेकर के आए हैं वो पहला चैप्टर नज्म की दुनिया में है। नज्म गुफ्तगू क्या है? नज्म गुफ्तगू आपका ये पहला चैप्टर है आपके निसाब के अकॉर्डिंग, यानी 12वीं क्लास का जो निसाब है उसमें जो नज्म की दुनिया की अगर बात करें तो नज्म की दुनिया में पहला जो नज्म है वो है गुफ्तगू। किसका है? गुफ्तगू। गुफ्तगू ये नज्म है और नज्म जो है ये आपका सरदार अली जाफरी की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? सरदार अली जाफरी की लिखी हुई है। कौन सा नज्म? गुफ्तगू, है ना। कौन सा नज्म? नज्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? ये क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में कि नज्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है। तो नज्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? नज्म गुफ्तगू जो है वो आपको सरदार अली जाफरी की लिखी हुई नज्म है गुफ्तगू। अब इससे पहले हम चाहते हैं कि सरदार अली जाफरी का जो नज्म है गुफ्तगू, उससे पहले हम चाहते हैं कि क्यों ना हम लोग थोड़ी देर नज्म के बारे में बात करें कि नज्म किसे कहते हैं, नज्म क्या होता है। आप में से तमाम बच्चों को नज्म के बारे में जानकारी होगी, मालूमात होगा, लेकिन क्या है ना कि आप उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि असल मीनिंग क्या है, लघ्वी मीनिंग क्या होता है नज्म के। तो मैं आपको बता दूं कि नज्म के जो लघवी मीनिंग है ना, लड़ी में मोती पिरोना, लड़ी में मोती पिरोना, या फिर कह सकते हैं आराइश संवारना, या फिर कह सकते हैं आप तरतीब देना। नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप देखते होंगे अक्सर लड़कियों को या औरतों को अपने गले में मोती लगाती है, मोती पहनती है ना, मोती का हार पहनती है। वो क्या होता है? वो धागे में पिरोया होता है। अगर वो टूट जाएगा तो सारे की सारी मोती बिखर जाएगी। और जब तक वो धागे में पिरोया हुआ है वो एक दूसरे से क्या है? लगा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है और बिल्कुल इस तरीके से वो अपने जगह पर मौजूद रहता है। तो वैसे नज्म का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ
कि लड़ी में मोती पिरोना या आराइश करना या फिर तरतीब देना उसको, ठीक है, ये कहते हैं। अब हम समझते हैं कि नज्म होता कितने तरह का है। नज्म होता कितने तरह का है, ये सब बेसिक चीजें हैं, इसको जानकारी होना बहुत जरूरी है आपको। नज्म 5 तरह का होता है, याद रखिए इस बात को। नज्म 5 तरह का होता है, यानी कि एक आदमी कोई अगर नज्म लिखना चाहे तो वो 5 तरह से कोई भी तरह का नज्म लिख सकता है, और 5 तरह के नज्म लिखने के लोग आजाद हैं। अब आप पर डिपेंड करता है या उर्दू दां पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा नज्म लिख रहा है। आपको परखना पड़ेगा कि ये कौन सा नज्म है, ये तवील नज्म है या पाबंद नज्म है या नज्म मुअर्रा है या ये आजाद नज्म है, नहीं, या ये नसरी नज्म है। नज्म 5 तरह का होता है। एक आप नसरी नज्म कह सकते हैं, एक नज्म मुअर्रा कह सकते हैं, एक पाबंद नज्म कह सकते हैं, एक आजाद नज्म कह सकते हैं, नहीं, और एक आप नसरी नज्म हो गया, पाबंद नज्म, आजाद नज्म, नज्म मुअर्रा, एक होता है तवील नज्म। ये 5 तरह के नज्म होते हैं। नज्म 5 तरह का होता है, ठीक है। तो हमें लगता है शायद आप नज्म के बारे में समझ गए होंगे कि नज्म किसे कहा जाता है। साथियों, नज्म के बाद हम थोड़ी सी बात करें कि जदीद नज्म यानी नए जमाने का जो नज्म है वो कौन सा है, और वो इजाद कब से स्टार्ट हुआ, कब से ये अपने परवान चढ़ा नज्म। तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी अगर बात करूं आपसे, तो नज्म के बारे में आता है कि जदीद नज्म की दुनिया जो है वो 2 शख्सियत से स्टार्ट होता है। एक है अल्ताफ हुसैन हाली और दूसरा है मोहम्मद हुसैन आजाद। ये तो 2 शख्सियत है, ये जदीद नज्म का मतलब कहते हैं इसको कि ये नीम बेल डालना, इसको नहीं, मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का जो जिम्मेदारी लिया इन्होंने, बहुत परवान चढ़ाया इन्होंने, और परवान रियली में चढ़ाया इन दोनों ने, ठीक है ना। इसलिए कि इसके बारे में आता है कि शब कद्र कि किसकी लिखी हुई ये नज्म है, ये सबसे पहला नज्म, पहली नज्म कहा गया शब कद्र अल्ताफ हुसैन हाली। बरखा रुत, सॉरी, बरखा रुत जो है ये पहला नज्म है, किसका लिखा हुआ है, ये अल्ताफ हुसैन हाली का है। और शब कद्र की बात करें तो ये आपका है मोहम्मद हुसैन आजाद की लिखी हुई। ये दोनों नज्म के बारे में आता है कि ये दोनों नज्म जदीद नज्म यानी पहला नज्म इसको कहा गया है कि नज्म की दुनिया में सबसे पहला नज्म या तो बरखा रुत आएगा या फिर शब कद्र आएगा, ठीक है। 1867 से लेकर के 1874 के बीच में 23 लेक्चर दिया कौन, मोहम्मद हुसैन आजाद ने, जबरदस्त तरीके थे। अंजुमन पंजाब, जब पंजाब में है ना 1865 ईस्वी में जब इसका बुनियाद डाली गई, उसके बाद 1867 ईस्वी में इन्होंने 23 लेक्चर दिए, और वो लेक्चर देना उर्दू दुनिया में जदीद नज्म को ऐसे परवान चढ़ाया, ऐसा पंख दिया कि बहुत दूर तक मतलब उड़ान भर दिया नज्म ने, और आज की दुनिया में नज्म को लोग बेहतरीन तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, और फिर उसका उससे मतलब फायदा उठाते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब तमहीद जो मुझे बांधना था नज्म के बारे में, मैं थोड़ी सी बात मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब मैं जो टॉपिक असल है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या है, अली सरदार जाफरी, ये गुफ्तगू जो नज्म है ये किसकी लिखी हुई है, अली सरदार जाफरी की लिखी हुई ये गुफ्तगू है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इनका रोल क्या रहा, इनके खिदमात क्या रहे उर्दू दुनिया में। तो ये 1913 से लेकर के 2000 तक, 1913 से लेकर के 2000 तक इन्होंने कौन कौन सी चीजें उर्दू दुनिया को दी, उर्दू दुनिया में कौन कौन से कारनामे अंजाम किए, हम लोग इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये 1913 ईस्वी में पैदा हुए, 29 नवंबर 1913 ईस्वी। कब पैदा हुए, 29 नवंबर 1913 ईस्वी को पैदा हुए। कौन, बोलिए, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई, 29 नवंबर 1913 ईस्वी को। कहां पैदा हुए, ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश स्टेट है, राज्य है, सूबा है ना। तो स्टेट में यानी उत्तर प्रदेश राज्य में, सूबा में इनकी पैदाइश 29 नवंबर 1913 ईस्वी को कहां, बलरामपुर में। कहां हुआ था, बलरामपुर में ये पैदा हुए थे। और इनका इंतकाल जो है अगस्त 2000 में। इस बीच की जो कड़ी है,
इस बीच का जो सारा एक्टिविटीज है, हम इसको समझते हैं कि इन्होंने कब कौन से कारनामे अंजाम दिए। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि इनकी पैदाइश मैंने कह दिया आपको कि 29 नवंबर 1913 ईस्वी को ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। कौन? अली सरदार जाफरी, जिसकी लिखी हुई क्या है? गुफ्तगू। गुफ्तगू क्या है? नज्म है। चलिए, उसके बाद हम समझते हैं, ये आपने समझ गया। अब देखिए, उसके बाद आते हैं, ये जब थोड़ा सा होशियार हुए, बड़े हुए, उर्दू दुनिया में जब इनका नाम चलने लगा, तो सज्जाद जहीर, वही मैंने कहा ना आपको कि अंजुमन पंजाब का जो गठन हुआ था, जब उसको मुंतखब किया गया था, मुंतखब जब हो गया वो, उसके बाद जब कमेटी अंजुमन बन करके तैयार हुआ, तो ये उस वक्त में उनके जो हेड बनाया गया था, सदर, वो थे कौन? वो थे सज्जाद जहीर। लेकिन सज्जाद जहीर जब पाकिस्तान चले गए, तो उसके बाद इन्हीं को, यानी अली सरदार जाफरी मेयार के आदमी थे, ऊंचे पैमाने के आदमी थे उस जमाने में, तो अली सरदार जाफरी को है चुन करके वहां का सेक्रेटरी बना दिया गया। कहां का? अंजुमन पंजाब का। जी, किसके बाद? सज्जाद जहीर के बाद। जी हाँ। तो ये उसके बाद क्या किया, इन्होंने एक अपना अफसाना लिखा। अफसाना, अफसानी मजमुआ लिखा इन्होंने। कई अफसाना पहले लिखे, तो वो उतना ज्यादा चर्चित नहीं हुए, उतना ज्यादा फेमस नहीं हुए, आम नहीं हुए, लेकिन वो उसको लिखने के बाद एक मंजिल लिखा, अफसाने मजमुआ। अफसाना बहुत सारा लिखा पहले इन्होंने, उसके बाद लिखा अफसानवी मजमुआ। अफसाने मजमुआ जैसे लिखा, उन्होंने नाम दिया उसका मंजिल। क्या नाम दिया? मंजिल। इसका मतलब ये हुआ कि अली सरदार जाफरी, मंजिल किसकी लिखी हुई अफसानी मजमुआ है? मंजिल अफसानवी जो मजमुआ है, ये अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। क्या? मजमुआ है। क्या है? कब? ये 1938 में, याद रखिए इसको, 1938 ईस्वी में अली सरदार जाफरी ने एक अफसानवी मजमुआ लिखा, उसका नाम रखा मंजिल। क्या रखा नाम? मंजिल। क्या रखा? मंजिल। क्या नाम रखा उन्होंने? मंजिल। याद रहेगा? मंजिल। क्या रखा उन्होंने? मंजिल रखा उन्होंने, याद रहेगा ना? जी हाँ। 1938 ईस्वी में। कब किया था? 1900। सबसे पहले मंजिल किसकी लिखी हुई अफसाना है? 1938 में अली सरदार जाफरी की लिखी हुई अफसाना, अफसानवी मजमुआ है। जैसे अफसाने मजमुआ इन्होंने लिखा, इसके बाद उर्दू दुनिया में ये बिल्कुल नायाब बन करके उभरे, और जबरदस्त तरीके से अब चर्चाएं होने लगी फिजाओं में, है ना? बिल्कुल हवाओं में, एकदम हवाओं में अपना नाम को समझिए घोल दिया एक तरह से। पूरी दुनिया इनको सलाम करने लगी, ठीक है, इनके काबिलियत पर। तो मंजिल अफसाने मजमुआ था, किसकी लिखी हुई है ये? अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। कब? 1938 में। याद रखिए इस चीज को। जी हाँ। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये अफसाने मजमुआ लिखने के बाद कुछ शेरी मजमुआ लिखा। ये सब जो क्वेश्चन अभी है ना, जो आप पढ़ा रहे हैं आपको, ये सारी चीजें बहुत आते हैं एग्जाम में। हर एक एग्जाम में 4-5 क्वेश्चंस आना आना है, डेफिनेटली बोल रहा हूं मैं। अब देखिए, एकदम हम लाइन से सजा दिए हुए हैं, बस आपको याद रखने की जरूरत है। आप चाहें तो वहां से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको सारी चीजों को नोटबुक पर उतारने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, इस मंजिल को लिखने के बाद सबसे पहला जो इन्होंने लिखा, परवाज। ये शेरी मजमुआ आप बता रहे हैं आपको, ये सब क्या है, हम जितना आप बता रहे हैं ये सब शेरी मजमुआ है। एक शेर में बहुत सारे शेर हैं, ठीक है। शेरी मजमुआ क्या है? परवाज है। क्या है? परवाज। 1943 1943 में। कौन सा? परवाज। 1943 में परवाज शेरी मजमुआ है। किसकी? अली सरदार जाफरी की। चंद जो शेरी मजमुआ है अली सरदार जाफरी का, उसके बारे में हम जानते हैं 12वीं क्लास में, बिल्कुल आपको दिखाई देगा आप जब किताब खोलेंगे। पहला क्या है? परवाज। परवाज क्या होता है? परवाज ये शेरी मजमुआ है। किसकी लिखी हुई? ये लिखी हुई अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है 1943 1943 में। उसके बाद दूसरा है ठीक 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 1949 1949 में क्या है? खून की लकीर। इस जितना बता रहा हूं ना, इसमें से अगर तुम्हारा 3-4 क्वेश्चन ना आए तो कहना। 3-4 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं जी, 1-2 नहीं,
तीन चार क्वेश्चन अली सरदार जाफरी से आते ही आते हैं हर साल, हर एग्जाम में, याद रखिए इसको आप जी। चाहे वो उनका शेरी मजमुआ हो, चाहे उनका अफसानी मजमुआ हो, चाहे उनका तनकीदी मजमुआ हो, इन सबों में से कब या कौन 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 है या कब है, ये सब क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनिए और पढ़िएगा आप लोग घर पर भी। चलिए दूसरा क्या मैंने कहा, 1949 में क्या है, खून की लकीर। क्या है, ये शेरी मजमुआ है, ये अफसानी मजमुआ नहीं है। पहला क्या है, परवाज, ये भी क्या था, ये भी आपका शेरी मजमुआ है, ये अफसानी मजमुआ नहीं है, मजमून नहीं है, अफसाना नहीं है। चलिए उसके बाद है 1953 में, 1943, 1949, 1953, 1953 में जो इन्होंने लिखा अफसानी मजमुआ, उसका नाम था पत्थर की दीवार। पत्थर की दीवार। अब देखिए, तीन मैंने कहा आपको अफसानी मजमुआ, एक मैंने कहा आपको परवाज, कब बोलिए, 1943 में, जी हाँ। उसके बाद खून की लकीर, कब, 1949 में। उसके बाद पत्थर की दीवार, कब, 1953 में। चलिए और आगे बढ़िए, 1964 में क्या हुआ, 64 में एक ख्वाब और, एक ख्वाब और, ये क्या है, ये भी शेरी मजमुआ है, ये भी शेरी मजमुआ है, किसकी, अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। क्या, एक ख्वाब और, 1964 में। याद रखिए 1943 में क्या, परवाज, 1949 में क्या, खून की लकीर, 1953 में क्या, पत्थर की दीवार, और 1964 में क्या, एक ख्वाब और। चार हुआ। चलिए अब देखिए एक और है 1965 में, पैराहन, पैराहन इसी की लिखी हुई है। पैराहन किसकी लिखी हुई है, पैराहन किसकी लिखी हुई है, ये भी लिखी हुई है अली सरदार जाफरी की लिखी हुई। क्या है, ये सारा शेरी मजमुआ है। क्या है, सब के सब शेरी मजमुआ है। याद रखिए उसके एक और है, लहू पुकारता है। क्या है, लहू पुकारता है, 1978 इसी में। क्या है, 1978 में है, लहू पुकारता है। ये जो पांच आपने देखा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 शेरी मजमुआ है। एक बार और बोलिए कौन कौन सा है, आपको याद हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला परवाज, कब, 1943, याद हुआ ना, परवाज कब, 1943 में। उसके बाद खून की लकीर, 1949। उसके बाद पत्थर की दीवार, 1953। उसके बाद एक ख्वाब और, 1964। पैराहन, 1965। और लहू पुकारता है, ये कब, 1978 में। ये आपका क्या है, ये आपका शेरी मजमुआ है। ठीक है। और एक मैंने कहा आपको कि अफसानी मजमुआ क्या है, मंजिल है। याद है ना, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, मंजिल कब, 1938। यानी 1938 से लेकर के 1978 तक की अगर हम बात करें, इसमें ये चंद चीजें हैं। कुछ और चीजें हैं इसी दरमियान में, लेकिन हम उसको इसमें नहीं लिखे। उसकी वजह यह है कि वो क्या है एक्चुअली में, कि वो तवील नज्म है। मैंने अभी कहा ना आपको कि नज्म के 5 कैटेगरी में बांटा गया है, उसमें एक तवील नज्म भी है। तो दो इनका तवील नज्म भी है, दो तवील नज्म है। आपके निसाब के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कहीं बाहर से लेके मैं नहीं आया हूं इसके अंदर। ठीक है, देखिए एक है 1951 और एक है 1964। ये दो नज्म है, वो भी क्या, तवील नज्म है। कौन कौन सा है, चलिए, एशिया जाग उठा, एशिया जाग उठा और नई दुनिया को सलाम। एशिया जाग उठा और नई दुनिया को सलाम, ये दो जो है ये तवील नज्म है। किसकी लिखी हुई है, ये भी लिखी हुई अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। जी बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप चीजें जल्दी भूल जाते हैं। क्यों, इसलिए कि आपका कंसंट्रेशन जो होता है ना, वो आप जब नहीं बना पाते हैं तो आप उस चीज को जहन में बात नहीं बैठा पाते हैं, आप भूल जाते हैं। इसलिए जब भी आप पढ़ाई कीजिए तो कोशिश कीजिए कि हम बिल्कुल एकदम किताब के सामने में, वीडियोस के सामने में ही रहें और बिल्कुल इत्मीनान से देखेंगे। आप जब सुनेंगे बातों को तब आपके जहन में बात जाएगी। मैंने कहा कि दो जो तवील नज़में हैं अली सरदार जाफरी की, वो बहुत जबरदस्त है और उर्दू दुनिया में
इसका बहुत अहमियत रखता है। ये दो तवील नज्म है। क्या क्या? एक एशिया जाग उठा और नई दुनिया को सलाम। ये दो तवील नज्म है। किसकी लिखी हुई है? अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। याद रहेगा क्या क्या चीज? एक है नई दुनिया को सलाम और एक क्या है आपका? एशिया जाग उठा। ये शेरी मजमुआ नहीं है, याद रखिएगा इसको। ये तवील नज्म है। शेरी मजमुआ में यही 5 है। कौन कौन सा? परवाज, खून की लकीर, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और पैराहन, लहू पुकारता है। ये जो चंद है ना, ये आपका क्या है? यही आपका शेरी मजमुआ है और ये आपके तवील नज्म है। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। मैं थोड़ा देर और लूंगा आपसे, क्योंकि कुछ तनकीदी किताबें हैं और मैं जब कल पढ़ाएंगे तो हम इस नज्म के बारे में यानी गुफ्तगू के बारे में हम बात करेंगे, इसके अंदर क्या चीज कहा गया है अली सरदार जाफरी के जरिया से। चलिए, उसके बाद है 2-3 किताबें और हैं। देखिए, ये तो आप हो गया शेरी मजमुआ, मैंने कह दिया अफसानी मजमुआ, मैंने कह दिया तवील नज्म है। अब हम जो बात करते हैं वो तनकीदी किताबें। 2-3 तनकीदी किताबें इनकी बहुत जबरदस्त है उर्दू की दुनिया में, और क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस ऊपर से नहीं पूछता है कभी कभी जी। देखिए, यहां पर मैंने ये लकीर इसलिए खींच दिया हुआ है कि 1953 में जब पत्थर की दीवार आई थी इनकी शेरी मजमुआ, तो ठीक उसी साल यानी 1953 में उन्होंने तनकीदी किताब लिखा था एक, तो उसका नाम था तरक्की पसंद अदब। क्या था? तरक्की पसंद अदब। क्या था? यानी कि 1953 ईस्वी में जब इन्होंने पत्थर की दीवार लिखी थी शेरी मजमुआ, ठीक उसी साल में 1953 में उन्होंने एक तनकीदी किताब लिखी। उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा इन्होंने तरक्की पसंद अदब। क्या रखा इन्होंने? तरक्की पसंद अदब रखा इन्होंने। चलिए, उसके बाद एक और देखिए, 1965 में लिखा इन्होंने पैराहन। ये पैराहन क्या है? ये अफसानवी मजमुआ नहीं, ये शेरी मजमुआ है। राइट। अब जब ये शेरी मजमुआ है, कब मैं कह रहा हूं? 1965। 1953 में तरक्की पसंद अदब तनकीदी, और फिर एक बार 65 में क्या लिखा? पैराहन। लेकिन 65 में जो पैराहन लिखा, उसके साथ साथ इन्होंने 2-3 तनकीदी किताबें भी लिखी। देखिए, लखनऊ की 5 रातें, लखनऊ की 5 रातें, ये सब क्वेश्चन जो है ना इतना अंदर में है कि अच्छा खासा बच्चे इसको हल नहीं कर पाते हैं, और क्वेश्चंस आता हुआ सामने दिखता है लेकिन वो नहीं पढ़ पाता है कि ये मेरे निसाब में था भी कि नहीं था जी। तो मैं कह रहा था कि लखनऊ की 5 रातें, ये क्या है? तनकीदी किताब है। किसकी? अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। उसके बाद है इकबाल शनासी। इकबाल शनासी, ये भी किसकी लिखी हुई है? सारे के सारे तनकीदी किताब है किसकी? ये भी है अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। जी हाँ। उसके बाद है पैगंबरान सुखन। पैगंबरान सुखन 1970 में, 1970 में पैगंबरान सुखन 1970 में, पैगंबरान सुखन कब? 1970 में। ये जो चंद किताबें हैं तनकीदी किताबों का मैंने जायजा लिया इस तरफ, ये तनकीदी किताबें हैं, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका शेरी मजमुआ है, और ये आपका क्या है? तवील नज्म है। और ये जो है आपका एक ठो अफसाने मजमुआ है मंजिल। 1938 ईस्वी में क्वेश्चन आता है कि मंजिल किसकी लिखी हुई अफसाने मजमुआ है। आप जब तक नहीं पढ़ पाएंगे कि मंजिल है क्या, मंजिल अफसाने मजमुआ है और ये जो है अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। फिर मैं पूछूंगा आपसे पैराहन किसकी लिखी हुई है, फिर मैं पूछूंगा आपसे पत्थर की दीवार किसकी लिखी हुई है, फिर मैं पूछूंगा आपसे कि खून की लकीर किसकी लिखी हुई है, फिर हम पूछेंगे आपसे कि पैराहन किसकी लिखी हुई है, फिर आपसे पूछेंगे लहू पुकारता है क्या है। लहू पुकारता है ये शेरी मजमुआ है किसका? अली सरदार जाफरी का। फिर मैं पूछूंगा आपसे एशिया जाग उठा ये क्या है? ये नज्म है, तवील नज्म है, किसकी लिखी हुई? अली सरदार जाफरी की लिखी हुई। फिर हम पूछ सकते हैं आपसे कि नई दुनिया को सलाम ये क्या है? ये भी एक तवील नज्म है, किसकी लिखी हुई है? अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। हमें उम्मीद है शायद आपको ये सारी चीजें आपके जहन में बैठ गई होंगी। 1-2 मिनट और आपसे लूंगा मैं, इन सब कारनामा अंजाम दे। आप सोच सकते हैं कि किस ये मेयार के आदमी रहे होंगे, कितने बुलंद मेयार के शख्सियत ये रहे होंगे। इतनी सारी चीजें
ये तो आपके निसाब में है। और बहुत सारी चीजें जब आप और बड़े ऊंचे क्लास में जाएंगे तो इनके बारे में बहुत और चीजें तवील मिलेगी, नहीं बहुत लंबा लंबा मिलेगा। लेकिन ये आपके जो निसाब में है, इसके बाद सरकार की तरफ से गवर्नमेंट को लगा कि ये तो वाकई में बहुत पाए की हस्ती है भाई, तो गवर्नमेंट ने कुछ उनको इनाम से नवाजा, नहीं कुछ उनको इनाम दिया। इनाम में क्या मिला वो देखिए, अवार्ड क्या मिला। 1967 में है ना पद्मश्री का अवार्ड मिल गया इनको। अब सोचिए कोई आदमी उर्दू दुनिया में कितना बड़ा काम किया होगा जिसकी वजह से उसको पद्मश्री मिल गया। कितना बड़ा इनाम है हिंदुस्तान का, पद्मश्री मिल गया। क्या मिल गया? पद्मश्री मिल गया। पद्मश्री कब? 1967 में। कब? 1967 में पद्मश्री मिला जी। पद्मश्री मिला किसको? अली सरदार जाफरी को। कब मिला था? ये दो क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछता है, याद रखिए इसको, कि अली सरदार जाफरी को पद्मश्री का अवार्ड कब मिला जी? 1967 में, 1967 में क्या मिला? पद्मश्री मिला। और 1997 1997 ईस्वी में एक और अवार्ड मिला इनको, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। इसका मतलब ये हुआ कि 1967 में मिला पद्मश्री और 1997 में मिला क्या? भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। देख याद करना आसानी है, बिल्कुल देख लीजिए गौर से, यहां भी साथ है यहां भी साथ है, लास्ट में दोनों साथ साथ ही है। और 7 के बाद में एक 6 है और एक 9 है, बस इतना रखना है। 67 में और 97 में। एक 67 में पद्मश्री मिला और 97 में क्या मिला? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। नहीं, भारतीय ज्ञानपीठ, यही दो इनका आपके निसाब के अकॉर्डिंग है। उसके अलावा और भी चीजें मिला इनको अवार्ड, इकबाल सम्मान मिला जी। ये सब चीजें हैं जो इनको मिला इनाम। ये 3 इनाम आपके निसाब के अकॉर्डिंग है कि 1967 में क्या मिला? पद्मश्री मिला। और 97 में क्या मिला? भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। और फिर इकबाल सम्मान भी है। ये चंद चीजें इनके बहुत जबरदस्त हैं, जिनके इस सब कारनामे की वजह से ही उन्होंने इतना बड़ा ओहदा अपना बनाया, ओहदा मिला इनको और इतना बड़ा इनाम से नवाजा गया हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं समझता हूं कि शायद आपका ये वीडियो बहुत बेहतर लगा होगा। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता था कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठिए तो थोड़ा सा ईमानदारी बरतिए। आप अगर 10 घंटा बैठे हो और ईमानदारी अगर नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं है। लेकिन कोई बच्चा है जो बिल्कुल 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ही पढ़ रहा है, लेकिन अगर सही में ईमानदारी से पढ़ लेता है तो वो 10 घंटा पढ़ने वाला से अच्छा है। लेकिन हाँ, ईमानदारी होना चाहिए, तब आप एक अच्छा स्टूडेंट कहला सकते हैं और अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं आप उर्दू की दुनिया में। ये कोई भी किताब पढ़ने के लिए आप बैठ रहे हो तो आपको चाहिए कि बेहतरीन तरीके से हम पूरे ईमानदारी से बैठे, उसको परखें, उसको सुने, उसको समझें, उसको लिखें, जिससे कि आपको कल जब हम फिर दोबारा आएंगे या कल कभी भी खोलिए आप उसको तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। और हफ्ता में एक दिन आप मुतय्यन कर लीजिए, इतवार या सोमवार या मंगल, कोई भी दिन, उस दिन को हमको रिवीजन करना है सारे किताबों का। जितनी भी किताबें हैं हम उसको रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको जो मेमोरी में है ना वो आप भूलेंगे नहीं, फिर आपको याद रहेगा। नहीं तो आप भूल जाएंगे। आप जब भूल जाएंगे तो फिर आपको दोबारा याद करना पड़ेगा। इसलिए हफ्ता में एक बार तो हर हाल में उसको रिवाइज करना ही करना है। चाहे कोई भी बुक पढ़ रहे हो आप, मैथमेटिक्स क्यों नहीं बना रहे हो, साइंस क्यों नहीं पढ़ रहे हो, उर्दू क्यों नहीं पढ़ रहे हो, हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहे हो, एसएसटी क्यों नहीं पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हैं सारे के सारी किताबों को हफ्ते में एक बार रिवीजन करना है, जितना आपने एक हफ्ता में पढ़ा है। मैं समझता हूं कि आपको वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल अलिफ लाम मीम को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिनसे कि उन तक मेरा वीडियो पहुंच सके। और फिर आप अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस चैनल का फायदा आपको हासिल होता रहे। खुदा हाफिज।